बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का जो ज़बरदस्त है वो म्यूज़िक लवर्स के लिए एक ट्रीट है, क्योंकि आज हम पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं जिन्होंने 50 साल अपनी ज़िंदगी के, तकरीबन 50 साल जो हैं वो म्यूज़िक को दिए और लोगों की बेशुमार यादें हैं इनकी गीतों के साथ, इनकी गज़लों के साथ, इनके गानों के साथ। और किसी लंबे चौड़े तारुफ की ने ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा तरन्नुम नाज़ साहिबा। वेलकम टू द शो मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। आपका शुक्रिया। मैं आपको और ज़्यादा शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहूँगा कि अभी आप एक अलालत से यानी कि माशाल्लाह सेहत की तरफ जा रही हैं, मगर फिर भी आपने हमारी दावत कबूल की है ना। हाँ, तो अब बेहतर महसूस कर रही हैं आप? थोड़ा सा बेहतर है। तो आपके प्रोग्राम में बुलाया तो मैं आ गई। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा मैं गा तो नहीं सकूँगी, गुफ्तगू है शाह साहब से कर लूँगी, थोड़ा बहुत आप कहेंगे तो मैं जितनी हिम्मत है उतना सुना दूँगी आपको, वरना तो गुफ्तगू तो जारी रहेगी। आपने जब शुरू किया तो देखे ना, मैडम नूरजहां और कितने बड़ी बड़ी दीगर जो सिंगर्स थी वो अपने उरूज पे थी ना, और उसमें से फिर आना, अपनी जगह भी बनाना और इनमें से बहुत सारे सीनियर से दाद भी वसूल करना। तो कितना आप रियाज करती थी इब्तिदा में? इस फील्ड में आने से पहले तकरीबन 8-9 घंटे उस्ताद जी मेरे रियाज करवाते थे और उन्होंने कहा कि अगर इस फील्ड में जाना है बेटा तो फिर हर तरह का गाना सीखो ताकि आप क्लासिकल भी गा सको, लाइट भी गा सको, गज़ल भी गा सको और फोक भी गा सको, आप सराइकी भी गा सकते हो और काफ़ी भी गा सको। इस तरह का आवाज़ होना चाहिए कि ये नहीं कि एक ठप्पा लग जाए कि ये क्लासिकल गा सकते हैं, इसके अलावा कुछ वैरायटी होनी चाहिए, वैरायटी, वुसअत हो। और वो जब इस फील्ड में आई तो मैडम नूरजहां की शागिर्दी की तो और भी समझ आई। आप तो बाकायदा शागिर्द थी ना उनकी? हाँ जी, बाकायदा शागिर्द गंडाबा उनकी बात शागिर्द हुई और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जबकि अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदास में जगह दे। अभी भी उनकी शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे शागिर्द किया, मुझसे पहले नहीं किसी को शागिर्द किया बाकायदा गंडाबन। तरन्नुम साहिबा, आप के बेशुमार गाने जो हैं वो हिट हैं, गज़लें भी आपकी बहुत मकबूल हैं, मगर अभी क्लासिकल का जिक्र हुआ ना, अभी जो आप बुनियादी तरबियत की आपने बात की तो होता ही है कि अब वो गज़लें और गीत गाने वाले तो हमारे दोस्त होते हैं, मगर अब क्लासिकल गाने वाले ज़रा निस्बतन कम हैं। हाँ। अच्छा तरन्नुम साहिबा, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी फ़नून हैं वो उन फ़नून का जो क्लासिकल अंग होता है उसको ज़रूर बरकरार रखने की कोशिश करते हैं अपने माशरे में। लोग मॉडर्न उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके साथ भी लोग जा रहे होते हैं, मगर कहीं ओपरा है, कहीं पे कुछ और क्लासिकल है, चाहे वो म्यूज़िक में है, चाहे पेंटिंग में है, चाहे शायरी में है, चाहे किसी और उसमें है, वो ज़रूर साथ साथ चल रहा होता है और उसको लोग मरने नहीं देते, जो सदियों की तारीख़ होती है, सदियों का इल्म होता है। हमारे यहाँ ये जो म्यूज़िक है क्लासिकल, आप ये देखें ना, जो बंदिश आपने सुनाई किस कदर खूबसूरत ये बंदिश है और आपको गायकी की ज़रा सी भी अगर सेंस है तो आपको लुत्फ़ आता है कि अच्छा पीछे कितना रियाज है, कितना ठहराव है और किस तरह से इसको अदा किया गया है। तो हमने इसको महफूज उस तरह से नहीं किया और बहुत जदीदियत के पीछे बुरी तरह से दौड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महफूज नहीं किया तभी तो ये इसको कहते हैं कि दरबदर हो गया ये क्लासिकल जो है। बात ये है कि फनकार जिंदा तब तक है जब तक सुनने वाले लोग हैं। अगर सुनने वाले नहीं हैं, चाहे वो लाइट हैं या क्लासिकल हैं, जो भी है पॉप के, वो अगर हैं तो हम लोग जिंदा हैं। तो उनको अगर नहीं सेंस है तो वो बिल्कुल फारिग हैं गाने से, वो समझ ही नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन सुनने वाले का आप समझती है उसका कोई नुकसान नहीं, जो मर्जी सुनता रहे। हाँ, सुनने वाले का कोई नुकसान नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो कन रसिया है ना, उसको हम बोलते हैं कानों में जिसके कन रसिया है, उसको समझ है कि इसकी आवाज़ सही लग रही या नहीं। ज़्यादा तादाद लोग आजकल समझते नहीं हैं, ज़्यादा तादाद आजकल बुजुर्ग हो गया है, बुजुर्ग लोग हैं, सुनने वाले भी बुजुर्ग हैं, गाने वाले भी बुजुर्ग हैं
मैं सही कह रही हूँ शाह जी, चाहे आवाम मुझसे नाराज़ हो जाए या गुस्सा ना करे, तो ये मैं कहूँगी कि अच्छा सुनने वाले जो होते हैं ना, वो अच्छे लोगों को सुनते हैं। उसको उसके कानों को बुरा नहीं अच्छा लगेगा, वो सुनेगी नहीं, वो सुनेगी उसको जिसकी अल्लाह ताला ने आवाज़ अच्छी दी है और जो सही सुर लगाता है, जो गा सकता है। और ये जो मॉडर्न म्यूज़िक है जो वेस्ट से हमारे यहाँ आया है, उसमें पॉप भी है, रैप भी है, और ये जल्दी जल्दी जो लफ्ज़ को अदा करते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं कहती हूँ कि जो जितना गाना सुनता है ना, हम लोग उतना ही सुनाते हैं। जैसे आपने कहा कि क्लासिकल सुनाए, क्लासिकल आपको सुनाए, लोग कहते हैं जी हम तो जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कानों पे हेडफोन लगे हैं, तो वो गाना सुनेंगे जो जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी चला जाए। वो रहता भी उतनी देर है जैसे जल्दी आता है जल्दी चला भी जाता है। ये पायदार चीज़ नहीं है। ये जो बलम्पत लय होती है आपकी, हाँ, इसमें ये लगा कि एक्सरसाइज तो नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें दिमाग की एक्सरसाइज हो सकती है। हाँ, तो बहुत दिल की ठहराव हो चाहिए। सकती है, ये चलते हुए नहीं सुना जाता। नहीं हो सकती ना, तो उसके लिए दूसरा गाना है। हाँ बिल्कुल, जो आजकल चल रहे हैं। आप सुनती हैं कभी उस तरह का गाना? सुन लेती हूँ, कभी कोई आ जाए सामने, सुन एक अस्थाई अंतर सुन लेती हूँ। अच्छा, उनका वो जो स्टाइल है बहुत मुख्तलिफ है हमारे जो ईस्टर्न म्यूजिक है ना, जो हमारा मशरकी म्यूजिक है, मगर उनमें भी बड़े बड़े सुरीले लोग हैं बहुत, और यानी कि रैप करने वाले भी मैंने देखा बड़े बड़े सुरीले हैं। फिर जो प्रॉपर गाने वाले हैं वो गाते अपने अंग्रेजी स्टाइल से हैं, उनका बिल्कुल टोन और मेलोडी बिल्कुल डिफरेंट है हमारे उससे ना, जैसे शकीरा है या जेनिफर लोपेज है या और दीगर लोग, हाँ, माइकल बोल्टन है, टाइटैनिक क्या शाजी जिसने गाया, जी सेलिन डियोन, कितना खूबसूरत गाया, सुरीला है आपके हिसाब से? कितना अच्छे सुर लगे हैं उसमें। ये सुर वो उसने इतने अच्छे लगाए हैं कि कानों को बुरे नहीं लगते। हालांकि वो वेस्टर्न है, आपको पता है। हाँ, बिल्कुल अलग कि उसने वो सुरीली अल्लाह ने उसको सुर दिया। हाँ, और समझ के गाते। समझ गए। वैसे फिल्म देखी है आपने? हाँ, फिल्म देखी। देखी? आपको किस नौइयत का म्यूजिक पसंद है सुनने के लिए? देखिए, जिसमें गज़ल हो, कोई अच्छा गीत हो सुरीला, जैसे मैडम नूरजहां जी के हैं, गज़लें हैं, तरन्नुम प्रोग्राम में उन्होंने गाई, फरीदा जी ने बहुत अच्छा गाया, उनके गाना सुने तो जी चाहता है बंदा सुनता है। अब जैसे उन्होंने दोबारा इसको ज़िंदा किया, आज जाने की जिद ना करो, पहले बहुत पहले वली मोहम्मद ने गाया था, उसके बाद ये गाना ख़त्म हो गया था, तो फरीदा जी ने अपने स्टाइल से उसको गाया, बहुत अच्छा गाया। तो फरीदा जी की रेंज भी और वो भी बहुत मुख्तलिफ था, बहुत अच्छा है उनकी। तो इस तरह के गाने सुनने का शौक़ है मुझे। म्यूज़िक इस तरह का है जैसे इकबाल बानो जी की गाए, उल्फत की नई मंजिल तो बाहें डाल के वहाँ, दिल तोड़ने वाले, ये जगह जो है ना बहुत खूबसूरत होती है। और इस तरह का म्यूज़िक सुनना, या मेरे साहब के कोई अच्छे गाने, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आए, हमारे जी को जलाने आए। अब ज़्यादा लोग गाते हैं रंजिशी सही, ये आसान है। मेरे साहब की इतनी अच्छी गज़लें, इतनी अच्छे फिल्मी गीत है कि वो इंसान वो याद है आपको? ऐसे ही अगर थोड़ा सा वो शोला था जल बुझाऊं, मुझे, हाँ, मुझे आता तो नहीं है। शोला था जल बुझाऊं, वाह वाह, हवाएं मुझे न दो, शोला सा जल बुझाऊं। शुक्रिया शुक्रिया। ये अभी बात हो रही थी, आपने जिक्र किया इकबाल बानो साहबा का,
और फरीदा खानम साहबा का, मैडम नूर जहाँ साहबा का, इन सब के साथ आपने बहुत काम किया ना। आपकी सीनियर्स भी थी मगर कोलीग इकट्ठे आप लोग हाँ काम भी कर रहे थे। तो क्या क्या यादें हैं अगर हम इकबाल बानो साहबा से शुरू करें? उनके साथ खैर इतना वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन उनके गाने बहुत सुने, गज़लें बहुत सुनी। उनके गाने और गज़लें वो साथ लेके चलती हैं मुझे, जब मैं सुनती हूँ बड़ा। मुलाकातें नहीं आपकी उनसे? मुलाकात एक आध दफ़ा हुई है EMI में, एक आध दफ़ा, ज़्यादा नहीं। तो जब वो EMI में मुझे मिली थी तब वो गाना छोड़ दिया था उन्होंने। गाना कहते मेरे बच्चे कहते हैं कि ना गाओ। शुरू में गाती रही हूँ लेकिन अब नहीं मैं गाती। और फरीदा खानम साहबा? फरीदा खानम जी से तो मेरी बहुत सी मुलाकातें, टीवी पे बहुत मुलाकातें थी। मैडम के साथ एक दो दफ़ा उनके घर गई हूँ लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। जब मैडम मुझे लेके गई उनके घर तो वो घर पे मौजूद नहीं थी। फिर उन्होंने कुछ सालन वगैरह बना के भेजा, ड्राइवर को कहा कि ये फरीदा जी को देख। अच्छा। लेकिन फरीदा जी से टीवी पे बहुत मुलाकात। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो आ रही थी गाड़ी से उतर के ना, तो वो आपने देखा कि PTV की सीढ़ियाँ शुरू स्टार्ट में ऊपर जाती। जी जी, 3-4 हैं फिर। हाँ, तो उन्होंने कपड़े पकड़े थे हैंगर में और मेकअप। तो मैंने फ़ौरन जाके ना पहले तो उनको घुटनों को हाथ लगा के सलाम किया। फिर मैंने कहा मैडम ये मुझे दे, मैं आपको छोड़ाती हूँ मेकअप रूम से। नहीं बेटा आप रहने दे। मैंने कहा नहीं जी मुझे पकड़ा दे। तो फिर उन्होंने कपड़े और मेकअप मुझे पकड़ाया तो मैं मेकअप रूम तक छोड़ के उनको आई। अब मैं आपसे एक बहुत टेक्निकल सवाल कि जानना चाह रहा हूँ इसका जवाब जी। और ये आप उन लोगों में से हैं जो बहुत बेहतर और अच्छा इसका जवाब दे सकती हैं, क्योंकि आप दोनों को जानती हैं और आप गाने को भी लाजवाते बहुत आला जानती हैं और न सिर्फ जानती हैं बल्कि गाती भी हैं, और फिर आप मैडम की शागिर्द भी रही हैं। दोनों के गाने में, दोनों ये जो बड़ी शख्सियात थी सब कॉन्टिनेंट की, इनके गाने में क्या फ़र्क है? ये भी एक आपने मुश्किल सवाल किया और इसका जवाब मैं पता नहीं आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। ज़मीन और आसमान का फ़र्क। अच्छा। यानी जैसे फरीदा जी गाती थी वो एक क्या कहते हैं कि हदूद में रह के, हदूद में रह के गाती हदूद थी। में। अच्छा। क्लासिकल गाया, हाँ बहुत अच्छा गाया, उसमें गज़ल क्लासिकल में गई बहुत। लेकिन मैडम नूर जहाँ जो थी वो एक वैरायटी आवाज़ थी उनकी। उन्होंने क्लासिकल भी उतनी ही गाया, गज़लें भी उतनी ही गाई, गीत भी उतने ही गाए, फोक भी इतना ही गाया। और क्या कहते हैं उसको जो पंजाबी में आम ज़बान में कहा जाता, वो भी मैडम ने बहुत खूब फिल्मी गाना फिल्मी गाने। फिल्म इसलिए मुनफरिद आवाज़ थी, डिफरेंट आवाज़ थी मैडम नूर जहाँ की, कि वो हर चीज़ गा लेती। यानी क्लासिकल तो था ही ना, जैसे फरीदा जी और मैडम जी का है वो सहजन लागे तोरी नजर मन मां लाज मोहे आए, आए रे आए नजर से अगन मन। ये मैडम नूरजहां फरीदा जी ने दोनों ने मिलके गाया क्लासिकल। लेकिन वो गा तो गए, वो उन्होंने भी मुश्किल नहीं था उनके लिए और उनके लिए भी मुश्किल नहीं। और जैसे पंजाबी का मैडम का गाना, मेरी चीची दा हाय मेरी चीची दा चला महिला कर, मैडम को वो गाना है मुझे में हुंदी ढोलना वे ढोलना सोने दी तवीतड़ी। यानी ये इस किस्म के गाने मैडम को गाना, ये वैरायटी और फिर उसमें एक्सप्रेशन हाँ है उसी तरह, ये कोई नहीं कर सकता। हाँ, जो वैरायटी जितनी उनके पास थी, आपका ये कहना है कि वो किसी और के पास गाने के लिहाज से, गाने के लिहाज से। अब ये फरमाइए, पहले मुश्किल था, मुश्किल तरीन आ रहा है। ब्रेक के बाद करते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। सब बड़े लोगों का जिक्र हो रहा है और अगेन खुद एक बड़ी शख्सियत हैं और उनका मनसब भी है कि वो इस काम को इतना समझती हैं
कि उनसे जाना जा सकता है कि जो सारे बड़े लोग हैं, लाज़मी बात है कि जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं वो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं जिनका जिक्र हो रहा है। मगर ये आपस में अगर इनको देखा जाए तो ये सुर किस तरीके से लगाते थे, इनका स्टाइल कैसे था, कैसे मुनफरिद थे एक दूसरे से, इस पर हम बात कर रहे हैं। और प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तरन्नुम साहबा, सब मैंने आपसे कहा ना कि बड़े बड़े सिंगर्स भी मुकाबला नहीं कर सकते जिस पाए कि ये सारे लोग थे जिनका जिक्र हो रहा है, मगर इनको अगर आपस में देखा जाए तो जिस तरह से सुर लगाते थे परफेक्ट तरीन, बिल्कुल, वो आप क्या समझती हैं कौन जो था इनमें से? ये सब एक जैसे थे या कुछ फ़र्क था, जो भी आप मुनासिब समझें। शाह जी मेरे पीछे सबको पढ़ना आपने तो मेरे पीछे पढ़ जाए सारे, लेकिन मैं जो हक बात है, जो सच बात है वो करूँगी ज़रूर। सुर तो परफेक्ट सबका लगता है कि, लेकिन इन दोनों में से जैसे मैडम नूर जहाँ का परफेक्ट सुर लगता था ना, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू, गज़लें उन्होंने, कहते थे लोग कि मैडम नूर जहाँ गज़ल नहीं गा सकती, गज़ल तरन्नुम प्रोग्राम में ऐसी गज़लें गाई उन्होंने, क्या बात, और ऐसा ऐसा पक्का सुर लगाया, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि इस तरह भी गज़ल गाई जा सकती। और उस्ताद नज़र हुसैन साहब की जो बनाई हुई चीज़ें उन्होंने गाई हैं वो तो मतलब बिल्कुल ही आप हैरान ही रह जाते हैं कि कोई कैसे इसको कहने जो उस्ताद नज़र हुसैन ने बनाई थी जिन्होंने, लेकिन ऐसी गज़लें गाई उन्होंने को बता दिए कि गज़ल इस तरह गाई जाती है। उनका अपना स्टाइल था, इनका अपना स्टाइल है। तो स्टाइल का फ़र्क है बुनियादी तौर पर, सुर का भी फ़र्क है। अच्छा। सुर में जैसे मैडम नूर जान ये का उन जैसा तो मैं नहीं कह सकती। रात फैली है तेरे सुर में आंचल की तरह। अब ये देखे कि इतनी सी जगह है, लेकिन उसमें क्या मज़ा है, क्या उन्होंने पक्का सुर लगाया, क्या किस तरह किस अंदाज से कहा, बकायदा लगता है कि रात बात है, चादर की तरफ फैला दी है किसी ने। क्या बात। वो याद है आपको लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं? लुत्फ़ वो इश्क में पाए हैं के दिल जानता है, रंज भी ऐसे उठाए कि जी जानता है, जी जान। इसी तरह मैडम की जितनी, अभी तो खैर मैं बीमार हूँ ना, तो आपको बताया कि अभी वो इतनी सख्त नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन शुक्र अल्लाह का उनके गाए हुए गज़लें गीत थोड़े थोड़े गुनगुना लेती हूँ। इसी तरह मेरी अपनी गाई हुई काफ़ी बहुत मशहूर काफ़ी बाबुल शाह कलाम है, बहुत से आर्टिस्टों ने गाई, इसको मैंने भी PTV पे गाया। इसका अंतर मुश्किल है। मैं तेरे कुर्बान मेरे आवर मेरे जान तो भावे ना जान मेरे आवर मेरे तेरे जया मैनू होर ना कोई ढूंढा जंगल बेला रोहे ढूंढा ते सारा जहां मेरे आवड़ मेरे। वाह। ये फरमाइए, अभी जो जिक्र हुआ ये इतने बड़े लोगों का, और टेक्निकली जो आपकी राय थी वो आपने उनके गानों पे दी, मगर ख़ुद इनका आपस में जो ताल्लुक़ था फरीदा जी का और मैडम नूर जहाँ का, वो कैसा रिलेशनशिप? ज़्यादा ताल्लुक़ था इनका मैडम नूर जहाँ का और फरीदा जी का। ठीक। इनका बहुत आपस में प्यार था। ये एक दूसरे को चीज़ें पका पका के भेजती थी, और घर भी आना जाना काफ़ी था। मैडम के घर इनका आना जाना बहुत था। इकबाल बानो जी से इतना नहीं था। वो शायद रहती भी चूँकि इतना ज़्यादा नहीं थी गालिबन लाहौर, है ना, या रहती थी लाहौर? हाँ बिल्कुल,
नहीं उनका वो जो आना जाना इतना नहीं था जितना फरीदा जी का। फरीदा जी को मेरे ख्याल के मुताबिक फिल्म में इतना गाना पसंद नहीं था फिल्मी। अच्छा, मैं आपसे यही सवाल करने जा रहा था कि खुद उन्होंने उसका इंतखाब नहीं किया या उस वक्त यानी कि कोई ऐसी वजह थी कि उन्हें ज़्यादा अप्रोच नहीं किया गया? जिस तरह का भी क्लासिकल गवाते फरीदा जी के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अच्छा, नहीं, मगर ये जो गीत थे, जो लाइट गाने थे निस्बतन, वो ये अलग बात है कि जब मैडम नूरजहां गाती हैं तो उसका मयार बहुत आला है गाने का। अभी जब आप बात कर रही थी गज़ल की तो मुझे ऐसे याद आ रहा था, बहुत सारे गीत याद आ रहे थे, जैसे वो था न जी भर के देखा न कुछ बात की, या मैंने एक आशियाँ बनाया था। अभी फिल्मी गीत हैं, मगर क्या आला इसकी गायकी का मयार है ना। मगर फरीदा जी ने बहुत ज़्यादा नहीं हमने देखा गाया। मेरे ख्याल के मुताबिक उन्होंने इतना पसंद नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री को। अच्छा, अपनी मर्जी से उन्होंने जितना रेडियो को पसंद किया। अच्छा, रेडियो पर बहुत शौक से काम करती थी वो, क्योंकि रेडियो पर उनके म्यार के मुताबिक काम होता था। काले खां हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो उनके लिए बड़ी अच्छी ट्यूनें बनाते थे, बहुत खुश होती थी। तो अपने मूड की जिसे कहिए खातून थी। अच्छा, मूड के हिसाब से। ठीक है। और ये भी होता है बाज़ औक़ात के जो बहुत यानी कि ये जैसे मैडम की क्वालिटी है ना कि अपने आप को ढाल लेना, इतना बड़ा गाना, इतना खुला गाना जानने की और गाने की सलाहियत रखने के बावजूद भी फिल्म के लिए एक लिमिटेड से मुराद ये कि उसको बहुत खुला फिल्म में तो नहीं होता। ये जो अभी आपने बात की ना, मैं इसी पे बात करना चाहती हूँ कि मैडम ने एक अपने आप को ये ढाल लिया था कि ये मैंने गाना। दूसरा ये कि जो क्लासिकल जानते हैं, आपने भी सुना सबको, जो ज़्यादा क्लासिकल गाते हैं या गा सकते हैं वो पसंद नहीं करते लाइट गाने। जैसे बड़े गुलाम अली साहब तो बकायदा इनकार कर दिया था। हाँ, इनकार कर दिया था कि ये मैंने फिल्म में नहीं गाना। मुग़ल आज़म इतना बड़ा गाना था, तो कहते हैं कि फिल्म के लिए मैंने, इन लोगों का क्लासिकल है उसमें वो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिल्म के लिए मैंने गाना है, नहीं गाना। तो वो जब तंग किया उन्होंने ज़्यादा, तो वो कहने लगे कि मैं यार इतने पैसे मांग लूँ कि ये खुद ही भाग चले जाए। गालिबन 25,000 उससे मांगे थे, यानी कि गाने तो का मामला शायद 500,000 होता था और उन्होंने 25,000 मांग लिए थे। मैं पैसे उतने मांग लूँ कि ये खुद ही भाग मगर क्या आसिफ को भी उन्होंने कहा कि इतने पैसे मैंने, उन्होंने कहा बस। वो कदरदान भी क्या कहने, क्या बात है। नहीं तो आजकल कदरदान होते हैं, अच्छा जी तुसी इन्ने पैसे मांग रहे हो, बैठो कार ही। लेकिन वो कदरदान थे, उन्होंने कहा बस 25,000 मांगे, ये ले, ये पैसे रखे हैं जितने आपका जी चाहे उठा। क्या आसिफ भी तो अपने रवैये में शहंशाह ही थे ना जी। तो मैडम ने ये ज़हन बना लिया था कि जितना क्लासिकल मैंने गाया है वो गा लिया, अब इसको इस तरह लाइट किया और इसके मुताबिक किसको। जे मुंडिया साडी तू वेखन गढ़वाले चांदी दा विलक हिले मजाजन, चांदी दा विलक हिले मजाजन, चांदी। अब ये देखें कि मैडम को ये अच्छा लगा गाना का, लेकिन उन्होंने ऐसा गाया कि कमाल कर दी। क्योंकि इतनी बड़ी सिंगर थी ना, तो वो फिल्मी गीत के अंदर भी ये जो हल्का हल्का क्लासिकल अंग थोड़ा टच नजर आता है, बिल्कुल वो फर्क पैदा करता है। बिल्कुल शायद अच्छा कह रहे हैं कि अगर उन्होंने पंजाबी भी कोई गाया है ना, उसमें क्लासिकल का टच जरूर, आपको पता लगता है कि ये कोई आम आदमी कह नहीं सकता, तभी वो कोई कह नहीं सकता, पक्का गाते हैं जो भी पंजाबी का उर्दू का गाते। जैसे वो था, आप देखे ना, अब उसमें जिस तरह से सुर झुलाया है, वो गूंगे दी रमजुनो गूंगा, वो कोई कर सकता है उसको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वेख वे, हाँ ये देखो, दिन चढ़िया के वाह, सारी रात गुजारी के, वाह वाह। यानी ये मैडम का अंदाज। लेकिन कुर्बान जो उन म्यूजिक डायरेक्टरों को जिन्होंने ये गाने बनाए को मैडम को मद्देनजर रखते हुए उसमें जगहें भी ऐसी डाली क्लासिक, हाँ दुरुस्त कह रही, कि वो जो उनके गले से निकल, हाँ दुरुस्त कह रहे। आज चाहे जितना भी चीख चीख के लोग गा लें या जो भी कर लें, लेकिन जो मैडम ने गा दिया ना वैसा कोई नहीं गा सकता। और फिल्म
यानी कि जो अवामी बहुत एक मीडियम था, उसमें भी लोगों को आला पाए की मौसीकी जो आला है पाए की वो मिली। और मैं आपको बताऊं, यहाँ दाद दें, अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है, ख्वाजा परवेज साहब का ही लिखा हुआ है जिसकी आवाज़, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हम अपने शोबे में भी मैं ऐसी दाद देता था। इसमें एक मिसरा है, पता नहीं कि पानी कुड़िया ने भरया कि नहीं, आया आया तो क्या आला वो मिसरा है। वेखनिया हाँ। में पिंड देखो Yes. ते, वेखनिया में पिंड देखो क्या कहना है? पानी कुड़िया ने भरया कि नहीं, वेख वे क्या कहने जी। सारे जो बड़े गहरे लोग थे, लिखने वाले, म्यूजिक हाँ, बनाने वाले, बिल्कुल। गाने वाले। मैडम का जिक्र हुआ, फरीदा जी का जिक्र हुआ, क्या बात। और इकबाल बानो के जितने भी लोगों का जिक्र हुआ। और वो आप जो कह रही थी ना कि वो पीछे ना पड़ जाएं, मैं फिर ये दोबारा इसलिए दोहरा दूं यहाँ बात कि बड़े बड़े सिंगर्स भी इन तीनों के नज़दीक भी नहीं आ सकते। बिल्कुल, हम तो इन तीनों के माबैन सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे वाह वाह। कि आप एक म्यूज़िक को बहुत समझने वाली, क्या आपकी राय है इस हवाले से। तो आई होप के लोग आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। जी फातिमा साहबा। जी तरन्नुम साहबा, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। ये जादुई पिटारा आपके सामने मौजूद है, तो देखते हैं आज आपको ये किस चीज़ की याद दिलाता है। जी मैडम बताएं, आपको क्या चाहिए संदूक में? चाहिए तो वैसे सब कुछ ही है। लॉकेट अगर है तो हाँ, आपके जहन में वो आया, वो सोने की तवीतड़ी सोने तवी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वाह, मैं समझ गया था। वाह जी वाह। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी रहिंदी गल लके तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बना जानिया वे जानिया, सोने दी तवीतड़ी। ओ जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना, सोने दी तवीतड़ी। वाह। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी यादों, बहुत सारी बातों के साथ और बहुत सारी सुरीली गुफ्तगू के साथ मोहतरमा तरन्नुम नाज़ साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। स्टूडेंट्स में मिलने में आपको वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? जी तरन्नुम साहिबा, अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है। तो आज देखते हैं आपके लिए पब्लिक के पास कौन से सवाल है। ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। वसायन साहब, मेरे पास ऑस्ट्रेलियन तोते थे, मैंने उनको उर्दू जुबान अपनी पंजाबी सिखाई है। ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। तो बेटा, मुझे पब्लिक की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले ये फरमाइए कि मैडम किसको सुनती थी शौक से जब उनका मूड होता था, या किस किस्म का म्यूज़िक सुना करती थी? अपने अलावा तो सब बड़े गवैयों को सुनती थी, ये पसंद करती थी। क्योंकि खान साहब बड़े गुलाम अली खान के तो वो खुद शागिर्द जी थे। जी हाँ, उनसे गंडा कसूर से थे ना बंधवाया- दोनों वैसे भी। हाँ, गंडा बंधवाया था। उनको तो खैर सुनती थी, सारी दुनिया उनको सुनती थी। लेकिन मैडम नूर जहाँ ने जब मेरी सच की गज़ल आई पहली, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार बहार चले, रेडियो पाकिस्तान से। रेडियो पाकिस्तान, तो वो ऐसे ही गाड़ी में जा रहे थे, अच्छा। तो मैडम ने लगाया तो वो आई गज़ल गुलों में रंग। मैडम ने कहा कि वाह वाह वाह, ये किसने गाया है, याद ये सुबह पता करो, क्योंकि रात का टाइम था। सुबह रेडियो से पता करो कि ये किसने गाया है और कौन थे, इसको बुला के लाओ मेरे पास। यानी इतना उनको वो दिल को अच्छा लगा, दिल को भाया। बड़ा तारीखी वाक़या आपने शेयर किया। हाँ। हाँ। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो बड़ा आदमी कैसे दूसरे बड़े आदमी के काम को फ़ौरन पहचानता है और सराहता है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका काम बड़ा हो तो बड़े से बड़े आदमी से भी आपको दाद मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें। लेकिन वो उस दौर की शाजी बात है, अब नहीं। अब नहीं ऐसा। अब नहीं ऐसा कि अब कोई अच्छा गा रहा है या उसको दाद देने की बजाय या उसके क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करने की बजाय, चाहे छोटा बड़का,
वो उसको ऐसे देखता है कि जैसे इग्नोर करता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं। वो उस दौर में था। अब देखें मैडम नूर जहाँ का मेडिसन बाद में, कितना बाद में है, वो बहुत जूनियर थे, और फिर भी उन्होंने बुलाया कि ये किसने गाया गाना, ये गज़ल किसने गाई, उनको बुला के लाया। ये पहले दौर में था। और जब हम लोग विश्वेश्वर में आए, गाना अच्छा गाया तो लोगों ने पसंद किया, तो लोग बुला के सुनते थे कि फलां आर्टिस्ट को बुला के लाओ, वो बड़ा अच्छा गाता है, बहुत अच्छा उनकी आवाज़। अब ये बातें ही नहीं, अब ये है ही नहीं। अपनी अना में रहते हैं फनकार, क्योंकि रातों रात उनको शोहरत मिल जाती। हम लोग ऐसे हैं कि जैसे पुराने सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपना नाम कमाया, इज़्ज़त कमाई और उनका नाम हुआ। अब तो ये है कि चैनल के अलावा यूट्यूब चल गई, उस पर रातों रात बंदा हिट, एक गाना हो तो सुबह उठ के वो वायरल हुआ होता है। तो फिर उसका दिमाग तो ख़राब होना है ना। किसी की खिदमत नहीं की उस्ताद की, किसी की खातिर नहीं की, किसी को जाना पहचाना नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है। और शायद बहुत सारे लोग या कुछ लोग उस प्रोसेस, उस रियाजत से भी गुजर के नहीं आए हाँ, कि उसकी बिल्कुल, अहमियत का एहसास हो, बिल्कुल उसकी सही। कदर हो, जिसे कहते हैं। सही। जी तरन्नुम साहिबा, आजकल कौन सा सिंगर बहुत अच्छा गा रहा है और किसको बिल्कुल भी गाना नहीं चाहिए? असल में बात ये है कि हमारे इस दौर में भी बड़े अच्छे गाने वाले हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं, और कुछ ऐसे हैं ज़्यादा जिनको नहीं गाना चाहिए। वो आवाम खुद भी समझती है। तो सज्जाद अली हमारे विजिट बहुत अच्छे सिंगर हैं, वो उनको गाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पसंद है लेकिन वो? उनका वो कम आते हैं गाने, अच्छा गाते हैं। और ये जो असद अमान तल के भाई हैं, शफकत अमान तल, ये भी अच्छा गाते हैं, इनको भी बहुत लोग पसंद करते हैं। ये अच्छे गाने वाले, इनको गाना चाहिए। ये जो क्लासिकल घरानों से जुड़े हुए लोग हैं, इनके अलावा जो और लोग हैं, उनमें से कोई पसंद है आपको? इनके अलावा कोई अच्छा गाता ही नहीं, पसंद कैसे हो। वाक़या है आपकी ज़िंदगी में, चूँकि देखिए म्यूज़िक की तारीख़ में बड़ा अहम वाक़या है ना, कि उन्होंने आपको अपना शागिर्द किया, और बाकायदा गंडाबंद शागिर्द जिसे कहते हैं। तो वो भी बताइए कि कैसे आपने कायल किया, कैसे वो राज़ी हुई, वो कैसे हुआ? मैंने बहुत इसरार भी किया, मैसेज भी उनको भेजे, पैगाम भी भेजे कि मैं शागिर्द होना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन पैगाम आया कि आप मुझे गाती हो तो मेरी शागिर्द हो जाओ। मैंने कहा जी नेकी और पूछ पूछ ये तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा जी आप बस डेट मुझे बता दें कि कौन सी डेट रखूं जिसमें आप मुझे शागिर्द करेंगे। तो उनकी शान शान के मुताबिक वही जगह का अरेंज किया गया, और लोगों को, सबको जो मेरे जानने वाले थे मैंने उनको इनवाइट किया। पूरी इंडस्ट्री मैडम की जानने वाली थी, उन्होंने उनको एडजस्ट किया। तो इसी तरह वो फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। काफ़ी लोग देखने ये आए थे कि किसी को नसीब ही नहीं होता था कि उस्तादी शागिर्दी कैसे होती है। तो बहुत अरसा पहले जब मैंने अनाउंस किया तो लोग ज़्यादातर ये देखने आए थे कि उस्तादी शागिर्द कैसे होती है, किस तरह गन्ना बांधा जाता है, किस तरह लोग करते हैं शागिर्द। तो ये क्या रस्म होती है? ये गंडा बांधने की रस्म होती है। वो धागा एक होता है, वो मौली जिसको कहते हैं, वो उससे धागा काटा जाता है जो हाथ पे बांधे। उसके अलावा फिर उस्ताद को नज़र नियाज दी जाती है। उस्ताद जिसको बताए कि जो जितने लोग चाहे 1000 बैठे, उस्ताद लोग जो क्लासिकल म्यूज़िक को समझने और गाने वाले हैं, उनको नज़र आपने देनी है। अच्छा, ये उस्ताद की शराइत होते हैं। ठीक है। फिर वो जो गंडा होता है उसको सब लोगों जितने भी क्लासिकल गाने वाले हैं उनका हाथ लगाया जाता है। हाथ लगाने का मकसद है ये है कि आप जो मेरी शागिर्द हो रही उसको दुआ दें कि ये
अच्छा गा सके, अच्छा शागिर्दी को निभा सके, फिर वो सब गाने वालों के हाथ लगाए जाते हैं। उसमें नुसरत फ़तेह अली खां भी आए थे आखिर में, उस तकरीब में मौजूद थे। उस तकरीब में आए थे बाद में, क्योंकि वो तो घर वालों को नहीं मिलते थे। तो वो तकरीब में आए तो उनको मैडम नूरजहां ने इनवाइट किया कि आप थोड़ी देर के लिए आ जाए। वो भी आ गए गंडा बांधने से पहले, फिर उनका हाथ भी लगवाया, सबका हाथ लगा के फिर वो गंडा बांधा जाता है। उस्ताद जो है ना वो गंडा बांधता है हाथ में, और जो मीठा पड़ा होता है ट्रे में, वो चाहे गुड़ हो चाहे लड्डू क्यों ना। वैसे पुराने लोगों में तो वो गुड़ जो है वो खिलाया जाता था। ठीक है। तो मैंने गुड़ भी रखा, लड्डू भी रखा, पता नहीं कौन सी चीज़ पसंद करेंगी मैडम। तो फिर उन्होंने लड्डू पहले उस्ताद लगाता है अपने मुंह को, फिर उसका जो खाया हुआ था जूठा वो फिर शागिर्द को खिलाया। इस तरह ये रस्म होती है। और फिर ट्रे में उस्ताद के लिए नज़र नियाज होती है, वो उनको दी जाती है। फिर जितने लोग बैठे हैं उनको सबको शागिर्द नज़र देता है। इस तरह ये रस्म होती है। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और कितनी नज़र पेश की आपने सबको? मैंने तो सबको, खैर जितनी मैडम ने कहा था कि इनको सबको नज़र दे, मैडम की नज़र अलग थी। अच्छा। फिर मैंने उसमें सारे नौकरों से लेके माली तक, ड्राइवर तक, और सबके कपड़े भी दिए। मैडम की साड़ी तो थी, बच्ची की भी, अम्मा जी की भी थी। इस तरह फिर वो भी नज़र की सबकी। तो इस तरह फिर वो बहुत खुश हुई कि वाकई शागिर्दी का हक तुमने अदा कर लिया। उसके बाद जो भी महफिल होती थी उसमें मैं पहले बताया ना कि मैं साथ कभी नहीं बैठती थी, मैं उनके कदमों में बैठती थी। तो बहुत खुश होती थी कि ये शागिर्द मेरी जो है ना वो बहुत अदब करती है। मुअद्दिब है। मैडम ये बताइएगा कि आपके नाम के साथ लैला भी लगता था, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही है। रेडियो पाकिस्तान से शाजी अब भी तरन्नुम नाज लैला ही अच्छा। अनाउंस होती, क्योंकि जब मैंने कराची से शुरू किया था ना तो उस वक्त नई नई रूना लैला चली गई थी अपने मुल्क में। अच्छा अच्छा अच्छा। रूना लैला गई तो वहाँ के कराची के लोग कहते थे कि आपका नाज लैला नाम, नाज लैला रखा जाए। तो कहते इससे ज़्यादा मकबूलियत मिलेगी, क्योंकि रूना छोड़ के चली गई। तो वहाँ से उन्होंने रखा, मैंने मेरा नहीं दिल अच्छा, के रखे। तो ये लैला जो आपका नाम पड़ा है किसी मजनू की वजह से नहीं पड़ा? नहीं, मजनू तो वैसे हज़ारों में। जी तरन्नुम साहिबा, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और आप हूबहू मैडम नूरजहां की तरह ड्रेसिंग करती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि मैडम को ड्रेसिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। देखो, जो उस्ताद होता है ना उसकी हर चीज़ अपनानी चाहिए। वाह। उसकी ड्रेसिंग चाहे उन जैसा लगू या ना लगू ये तो आम को पता है, लेकिन मैं मैडम नूरजहां की गायकी के साथ साथ उनकी ड्रेसिंग को भी बहुत पसंद करती थी। उनके मेकअप को, उनके बालों का स्टाइल, उनका साड़ी पहनने का अंदाज, ये बहुत मुझे साड़ी पसंद बहुत था। शौक से पहनती थी ना वो? हाँ, बहुत शौक से साड़ी को बहुत पसंद करती थी। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, साड़ी तो कोई शेर नहीं गया। नहीं, साड़ी पे नहीं अच्छी कहा, गल। महबूब पे कहा है, उसमें साड़ी जो है वो आती है, तो साड़ी पे नहीं कहा है। अब हम सोच रहे हो कड़े रंग दी पाई सी। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वाह। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार है। वाह। हाँ, और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार है। वाह, शुक्रिया। क्या बात है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद आप आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में। आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी सुरीली बातों, यादों के साथ हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा तरन्नुम नाज साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। तरन्नुम नाज़ साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। ये फरमाइए, कोई रिग्रेट रहता है कभी ज़िंदगी में किसी बात पे? देखिए वैसे सब बात ये है कि वो एक कहावत है ना कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश कि पे हर दम ख्वाहिश निकले। पे दम निकले। जैसे मैडम नूर जहाँ की मैं शागिर्द भी हूँ, रही भी हूँ अभी तक, लेकिन मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश रही थी कि मैं उनके साथ एक ड्यूट करती फिल्मी गाने, जो कि मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी हो नहीं सकी। पूरी हुई। अगर घरेलू बात करें तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख के अफसर बने, लेकिन वो नहीं बन सका किसी वजह से। तो इसी तरह हज़ारों ऐसी ख्वाहिशें कि जो बंदा नहीं, ये तो अल्लाह की कुदरत है कि हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं हो सकती, कोई ना कोई रह जाती। लेकिन शुक्र है जो भी पूरी हुई वो बहुत अच्छी हुई, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना माशाल्लाह, चाहिए इसमें। और ये फरमाइए, कभी किसी बात पे ज़मीर मलामत करता है कि भाई तरन्नुम नाज़, ये मुझसे ज़िंदगी में ये गलत हो गया था? एक दफ़ा का जिक्र है कि मेरा गला इतना ख़राब हो गया, रिकॉर्डिंग के दौरान ही मैंने ठंडा बहुत पानी पी लिया, उससे मेरा गला ख़राब। तो मैंने दूसरे म्यूजिक कह दिया म्यूजिक डायरेक्टर को कि हाँ जी मैं आऊँगी गाने पे। तो वहाँ पे मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरा गला नहीं ठीक था। तो ज़ाहिर है मेरे ज़मीर ने मलामत की कि मुझे कहना नहीं चाहिए था, ये एग्री नहीं होना चाहिए था कि इस डेट को मैं करूँगी, वाह। उसे कह देना चाहिए था कि मैं कुछ दिनों बाद कर लूँगी। तो अपनी कमिटमेंट के हवाले से सेंसिटिव हैं आप? बिल्कुल शुरू से। तरन्नुम नाज़ साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? कि मैंने बहुत मेहनत से घर बनाया अपना घर, ज़मीन लेके वो बनाया घर। उसके बाद फिर बच्चे थोड़े छोटे थे, उनके नाम कर दिए। मैंने कहा बच्चों ने क्या करना, मेरे इनके नाम हुआ तो मेरे नाम भी है। बच्चों का नाम किया। जब बच्चे बड़े हुए, शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए उनके उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ये हिस्सा दें, तो फिर उनको देना पड़ा। तो अब जो है ना वो मैं उस बात को बड़ा अफसोस करती हूँ कि काश उस वक्त मैंने बच्चों के नाम ना किया होता, घर अपने नाम ही किया होता, ताकि बच्चे मेरे ताबेदार रहते। अब भी ताबेदार हैं, खिदमत करते हैं, लेकिन अपने नाम जो घर हो ना उसकी बड़ी बात होती है। आप तो ये रंज मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा, उसको भुला नहीं सकती। आपको लगता है वो आपकी ज़िंदगी का गलत फैसला था? गलत किया, बहुत गलत किया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे आमीन और आपके मामलात में बेहतरी पैदा करे। आमीन। और ये फरमाइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट? मेरे लिए सबसे बड़ा लम्हा वो था खुशी का कि जो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता। वो था कि जब मैं उम्रे पे गई और मेरा वीज़ा लगा, बहुत मुश्किल था उन दिनों वीज़ा लगना। तो मैंने बहुत सी दुआएं की, बहुत सारी दुआएं की कि या अल्लाह मेरा वीज़ा लग जाए। तो आजकल तो अर्जेंट लगा रहे हैं ना वीज़ा, तो बड़ी आसानी से लग जाता है, उस वक़्त नहीं था। तो फिर जब मेरा वीज़ा लगा मैं बहुत खुश थी। जब वहाँ पे गई, ज़ियारतें की, बहुत खुश थी कि अल्लाह ताला सबको ये देखना नसीब करे, आमीन आमीन। समेत मेरे। और मैं बहुत खुश थी उस दिन, कोई खुशी की इंतहा नहीं थी। माशाल्लाह। सबसे तल्ख याद ज़िंदगी की, कोई ऐसा तल्ख जेस्चर, कोई ऐसी बात जो जिसे कहते हैं ना गड़ के रह गई हो? असल में बात ये है कि शाजी जब शुरू स्टार्ट मैंने किया ना गाना, मेरे अपने ही लोग मुझे कहते थे कि अच्छा अब तुम रेडियो पे गा, क्या कर लोगी गा के, क्या मिल जाएगा तुम्हें। तो वो बात बहुत मुझे चुभती थी। मैंने कहा अच्छा, दिल में सोचा कि मैं इतनी इंशाल्लाह मेहनत करूँगी, इतना आगे जाऊँगी कि लोग मुझे कहेंगे कि रश करेंगे कि अच्छा जी ये तरह।
हालांकि नाम पे भी काफ़ी लोगों ने तनकीद की, तो तरन्नुम नाज रख ले, तो तरन्नुम बन गया मलका। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो एक उनकी तरफ से ये तोहफा है तरन्नुम का। ये वैसे उन्होंने कहा था या आपने रखा? नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने रखा था। अच्छा। कि जब मैंने गाने आपको शुरू में बताया ना कि कई गानों पे तरन्नुम नाज लैला अनाउंस होता रहा, ठीक है। कई गानों पे नाज लैला अनाउंस होता रहा, कई पे तरन्नुम। ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कहा था कि आपके, मैं तो खैर नहीं कहती, अभी तक भी लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ मिलती थोड़ी सी, आवाज़ मिलती है कोई इसमें? हाँ, तो सभी तो कहते आप हैं। कोई गाना गा रही हो तो लगता है ऐसे कि जैसे नूरजहां गा रही, अगर फेस ना देखा जाए तो फिर उन्होंने तरन्नुम नाज रखा सब। और वैसे आपका नाम क्या है? खाली नाज था घर वालों का। अच्छा, आपका नाम नाज था। नाज खाली था। मैडम का वैसे इस पे क्या तासुर था? कभी कभी बात हुई नाम हाँ, पे? वो कहती थी कि मैं आपको तरन्नुम नाज कह लिया करूँ। मैंने कहा ये आपका दिया हुआ ही नाम है। तो उनको खुशी थी, कोई उनको इस खुशी पे नहीं। एतराज नहीं था? अच्छा। वो ये नहीं मुझे उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी में कि आप तरन्नुम की बजाय कुछ और रख अच्छा, लें, ये कभी नहीं कहा उन्होंने? तरन्नुम ये नाज अच्छी ना बात है रखें, उनका। ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा, बल्कि वो खुश होती थी कि तरन्नुम नाज मेरी शागिर्द है। ठीक है। तो बात हो रही थी तल्ख तरीन बात की, याद की, वो आप जिक्र कर रही थी। हाँ, वो ये कह रहे कि लोग मुझे यही कहते थे, बाज कहते थे, अच्छा तरन्नुम नाज, ये इससे क्या हो जाएगा जी? तरन्नुम के कहने से तंज करते थे। आप नूरजहां बन जाएंगी। तो मेरे दिल को बहुत दुख होता था कि मैंने भी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने नाम रखा है, मैंने तो खुद रखा ही नहीं कि तरन्नुम आप मुझे कहें। बाज म्यूजिक डायरेक्टर थे, अच्छा ये मैं आपको ट्यून बना के देता हूँ तो ये आपने गानी है ज़रूर, इसमें फिर आपको मानूंगा कि आप सिंगर हैं। यानी ये भी दिल दुखाने वाली बात है ना कि ये मैं ट्यून बनाता हूँ, आप गा सकती हैं या नहीं गा सकती। हालांकि जो म्यूजिक डायरेक्टर समझदार है ना, जो समझते हैं आवाज़ को, जी जी। किसी की भी हो, हाँ, उसकी चाहे रेंज और मैडम उसके की हो स्टाइल के मुताबिक। या मेहदी हसन की हो, फरीदा जी, उसकी रेंज के मुताबिक या उसकी आवाज़ की कैपेसिटी ऐसे जो ही, है हाँ। उसके मुताबिक वो ट्यून बनाते थे। वो कि आपने- आया वो इतना वजन जी जी जी, उसमें डाले कहाँ तो तक वो जाएगी आवाज़? कहाँ कितनी? तक हाँ। जाएगी। और रेंज पे तो बड़ा मसला हो गया था, रेंज पे नहीं करें बात। जो म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं तारीख में, वो चूँकि मैंने म्यूज़िक के दोस्तों के साथ बहुत काम किया, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हाँ। अंदर की बातें बहुत यानी कि मुझ तक पहुँचती रही ना हमेशा। तो ये कभी रहा है म्यूज़िक डायरेक्टर्स को कि कभी कभी वो सिंगर्स को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लेट डाउन करने के लिए, मगर के होता ना कि अच्छा भी है गा के बहाना ज़रा, हाँ। ये रहा है इसमें। तो किसी ने बहुत ज़्यादा आपको जिज कर दिया हो, जिसे कहते हैं ना, आपको अफसोस हुआ हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो कि भाई ये तो हद ही हो गई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी ट्यून बना के देते थे म्यूजिक डायरेक्टर, अपनी तरफ से तो हर बंदा कोशिश करता है कि मैं सिंगर को मुश्किल में डालूं या इससे ऐसा गवाऊं कि ये गा ना सके, ये जगह ना कह ये सके। क्यों करते हैं? मकसद तो ये अच्छी ये तख्लीक करना है ना। ज़हन में एक बात बैठ जाती है कि मुझसा कोई नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बेहतर से बेहतर दुनिया पड़ी है, अल्लाह ताला की दुनिया बहुत बेहतर है। क्योंकि मुझे याद है, देखिए अब मैं वाजिद अली नाशाद, ये जिसके जो नवीद के वालिद थे, और फिर शगन साहब थे, शगन साहब के बेटे कादिल साहब, उनके साथ बॉबी साहब के साथ, मोहसिन साहब की भी बात हुई, बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया हमने। तो मैंने देखा इनमें से बेशतर मेरा जो तजुर्बा इनके साथ रहा बड़ा पॉजिटिव होता था, क्योंकि उन्होंने जब सिंगर का इंतखाब होने लगा ना, तो उन्होंने कहना कि नहीं यार उदी इन्नी रेंज है, सुर थल्ले ज़्यादा बोलता है, उत्ते ज़्यादा जा सकता नहीं जा, तो उसके लिए आसानी पैदा करते थे। हाँ, बेशतर लोग मैंने देखा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मगर कुछ जो थे वो उनमें ये मसला था कि मैं उन्हें दसांगा कि बिल्कुल सही है। हमारे कई म्यूजिक डायरेक्टर रेडियो पे भी ऐसे थे।
इसकी क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? क्योंकि ये तो एक पूरी तारीख रही है ना, मैं अब तफसील में नहीं जा सकता, मगर आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि ये हमेशा रहा है थोड़ा बहुत ना, इंडिया में भी अभी रहा तक है, है। हाँ अभी है, हमारे यहाँ भी रहा है। इसकी क्या वजह है? शायद ये वजह हो सकती है कि म्यूज़िक डायरेक्टर सोचता है कि यार ये सारी तख्लीक मेरी है, ये बनाया मैंने है, सब कुछ मैंने किया है, और सारा जो बेशतर क्रेडिट है वो ले गया सिंगर। ये वजह है इसकी? नहीं नहीं, अच्छा। ये वजह नहीं है। असल में जो होता है ना दिमाग में, वो समझता है कि जो मैंने कर दिया ना, यानी आपने जो काम किया वो आप समझते हैं कि जो मैंने कर दिया वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। हालांकि ये गलत सोच है, क्योंकि आला से आला दुनिया पड़ी है, लायक से लायक दुनिया है जो कर सकते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनके दिल में होता है कि मैंने अब ये बना दिया, या मैं जो जगह कह रहा हूँ ये कोई नहीं कह सकता। 47 के बाद पाकिस्तान में जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए हैं, मैं अब नाम क्या लूँ, आप सबसे आशना हैं, अगर मैं आपसे कहूँ इन सब में से सब अच्छे थे, अगेन आपके पसंदीदा 3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स कौन थे? 3 सबसे पहले तो बेहतरीन म्यूज़िक डायरेक्टर थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जो कि जो गाना बनाते हैं उसकी ज़मीन ही लागत, वाह। वो मुझे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद रशीद अतर साहब, वो भी अपने एक अलग म्यूज़िक डायरेक्टर थे, वो भी बहुत खूबसूरत धुनें बनाते थे और एक अलग पहचान थी उनकी। फिर मास्टर गुलाम अजहर हैं, वैसे तो वो लता जी भी उनको उस्ताद मानती थी, मैडम भी उस्ताद मानती। हाँ, बेसिकली लता ही जी के। हाँ, ठीक है। मास्टर गुलाम अजहर की जो खसूसियत है वो ये है कि पहले फिल्मों में गाने चलते थे कि जो सिंगर साई कह रहा है वही सारा ऑर्केस्ट्रा वो कह रहा जी है। ठीक है। अच्छा, मास्टर गुलाम अजहर ने इसको चेंज करके थोड़ा सा म्यूज़िक डाला। ये रवायत म्यूज़िक की उनकी है, ये जो इंटरलूड और कहलाता है। हाँ, जिसको इंट्रोडक्शन और वो क्या कहते हैं उसको, वो इन्होंने शामिल किया। लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे वो सबसे अच्छे तो आला थे ना, जो म्यूज़िक को बनाना जानते थे, वो ख्वाजा ख्वाजा साहब थे। मैं आपकी बात जिसे कहते हैं ना बड़ी होती है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है उनका, नौशाद साहब का, तो मौसीकार आज़म, एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि नौशाद साहब ने बहुत जिक्र किया ख्वाजा साहब का और तारीफ। हाँ। तो मोहतरमा आखिरी सवाल ये फरमाइए, कोई ऐसी चीज़ मुड़ के देखें, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फ़ायदा नुकसान खसारा रिश्ता जो आप डिलीट करना चाहें कि भाई काश मुड़ के देखूं, भाई तरन्नुम है मेरी ज़िंदगी जो निकल जाए, काश रिवर्स हो जाए। ये असल में बहुत से वाक़यात ऐसे हैं शाह जी, तुसी आज सवाल बहुत मुश्किल कर रहे हो। अल्लाह करे मैं उन्हें पूरी उतर सका, लेकिन यादें हैं कुछ ऐसी ज़िंदगी में जो इंसान चाहता है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाए, काश ये ना होता। तो वो ऐसी कई यादें हैं कि जिसको मैं निकालना चाहूँ भी तो नहीं निकाल सकती। नहीं निकल तो नहीं सकती, मगर अगर आपके बस में हो तो क्या निकालना हाँ। चाहेंगे? बस में हो तो वो ज़िंदगी में जो ज़िंदगी पिछली गुजरी है उसको निकाल दो। अच्छा। हाँ, असल में वो बचपने की ज़िंदगी थी, इतनी समझ नहीं थी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह वो जो ज़िंदगी उतर गई है उसको मैं चाहती हूँ कि अल्लाह करे वो ज़िंदगी से निकल ही जाए, जो कि नहीं निकल सकती। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, शुक्रिया। हमारी बड़ी दुआएं, नेक सब तमन्नाएं। अच्छे लोग हैं। हाँ, आप आई, बहुत आपने वक्त दिया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया। और जाने से पहले ये बता दीजिए, बस आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी हवा का झोंका है। इसको अगर आप अच्छा बनाना चाहें, इसको संवारना चाहें, तब भी अच्छा बना सकते हैं, संवार सकते हैं। इसको बिगाड़ना चाहें तो ये भी आपके अपनी बस में बात है कि इसको बिगाड़ दें। तो वाह। ज़िंदगी एक हवा का झोंका है।
वाह। और उस हवा के झोंके में आपका फन ये है कि आप गिरा लगाती हैं, हाँ जिसको मौसीकी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरन्नुम साहब, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और मौसीकी की बहुत, यानी कि सब कॉन्टिनेंट की मौसीकी की बहुत अहम शख्सियत हैं तरन्नुम नाज़ साहिबा। तो मुझे लगा चलिए इसी शेर पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।